नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रिक आई टी आई यूट्यूब चैनल में। मेट्रिक आई टी आई यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टर्नर ट्रेड के लिए मॉक टेस्ट। टर्नर ट्रेड आप सभी जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड है। इसके लिए मॉक टेस्ट लेकर के हम आए हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये लाइव मॉक टेस्ट है जो कि नीली मॉक टेस्ट ऐप से लिया गया है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और हम इसी तरह के जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मटीरियल ऑफ फाइल्स। फाइल का जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स का क्या मटीरियल होता है, कौन से मटेरियल की फ़ाइल बनी हुई होती है। आप सभी ने फ़ाइल पढ़ी हुई है। फ़ाइल जो है हैंड टूल है, हैंड कटिंग टूल है जो कि फिनिशिंग के लिए काम में आता है, जिससे हम फाइलिंग करते हैं। उसका मटेरियल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो किस मटेरियल की बनी हुई थी। वो आपके ऑप्शंस हैं कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, लो एलॉय स्टील और लास्ट ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। इसका सही आंसर है बी, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की बनी हुई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 2 में आप देख सकते हैं आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन थ्री जॉ चक। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है जो कि थ्री जॉ चक का फिगर है। ये थ्री जॉ चक है जिसे सेल्फ एडजस्टिंग चक भी बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक्स मार्क किया हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पर ये एक्स मार्क किया हुआ है। तो आपको बताना है कि एक्स मार्क क्या किया है, इसका नाम क्या है। जिसे एक्स मार्क किया हो उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं जॉज, बैक प्लेट, पिनियन तथा क्राउन व्हील। तो इसका सही आंसर जो है डी होगा, क्राउन व्हील। क्राउन व्हील इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। इसमें भी आपके सामने एक फिगर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टर्म मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने शाफ्ट तथा होल का मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है, मतलब ये क्लियरेंस दर्शाने के लिए क्या है। आपने क्लियरेंस पढ़ा होगा, फिट्स पढ़े होंगे, टॉलरेंस पढ़े होंगे, फिट, लिमिट, टॉलरेंस, ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो उसमें आपने फिट्स पढ़ी होंगी, तो आपने उसमें पढ़े होंगे किस टाइप के फिट होते हैं। पुश फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, ये किस टाइप का फिट होता है। तो यहाँ पर आपको ये एक्स देख करके, एक्स को देख करके बताना है कि किस क्या है एक्चुअली। आपके ऑप्शंस यहाँ पर क्लियरेंस और इंटरफेरेंस से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमम क्लियरेंस, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम क्लियरेंस, तीसरा ऑप्शन है मिनिमम इंटरफेरेंस और चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होल जो है, होल और शाफ्ट, इन दोनों के बीच में क्लियरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्लियरेंस ये किसी भी प्रकार का नहीं होगा। अब ये है तो इंटरफेरेंस, क्योंकि शाफ्ट देखिए होल के साइज़ से बिल्कुल लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो है तो ये इंटरफेरेंस। अब किस किस टाइप का इंटरफेरेंस है, तो ये मैक्सिमम टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है। ये डी ऑप्शन होगा इसका, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ये माइक्रोमीटर की रीडिंग यहाँ पर दर्शा रहा है। ये माइक्रोमीटर की रीडिंग आपको बतानी है कि क्या रीडिंग है इसकी। अगर हम इसे जूम करने की कोशिश करें तो एक्चुअली जूम नहीं हो पा रहा है। इसकी रीडिंग आपको बतानी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, 13.5, 13.5 और 13.63 इसकी रीडिंग आनी चाहिए। ये पिक्चर शायद आपको ज़्यादा क्लियर ना हो, पर मैं इसे क्लियरली देख सकता हूँ। इसका 13.63 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, हाउ इज़ द वर्नियर हाइट गेज जनरली स्पेसिफाइड। वर्नियर हाइट गेज को किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। सामान्य तौर पर वर्नियर हाइट गेज का विशिष्टीकरण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं विड्थ ऑफ बीम, हाइट ऑफ बीम, थिकनेस ऑफ बीम और चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ बेस। वर्नियर हाइट गेज आप सभी जानते होंगे। वर्नियर हाइट गेज क्या है। वर्नियर हाइट गेज बेसिकली हाइट नापने के लिए या डेप्थ नापने के लिए यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसका स्पेसिफिकेशन आपको बताना है कि ये स्पेसिफिकेशन किस आधार पे किया जाता है। तो ये जो है हाइट ऑफ बीम के पर बेस्ड होता है इसका स्पेसिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, व्हाट इज़ एन एक्यूरेसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट फोर जॉ चक इन मैट्रिक सिस्टम।
मैट्रिक सिस्टम में फोर जॉ चक की एक्यूरेसी आपको बतानी है। फोर जॉ चक आप सभी जानते हैं, फोर जॉ चक वो चक होता है जिसमें चारों जॉज जो होते हैं, चारों जबड़े जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, जिनको अलग से सभी को एडजस्ट करना होता है, तो फोर जॉ चक वो कहलाते हैं। तो इसमें एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना है, सॉरी एक्यूरेसी कितने mm की होती है मैट्रिक सिस्टम में? तो आपके ऑप्शन हैं 0.001 mm, 0.002 mm और 0.01 mm और 0.02 mm। तो इसका सही आंसर है डी, 0.02 mm। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, व्हाट इज़ द स्विंग ओवर बेड? स्विंग ओवर बेड क्या है? आपके ऑप्शंस हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एंड टू द कैरेज, दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेथ एक्सिस टू द टॉप ऑफ द बेड, तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, चौथा ऑप्शन है लेंथ ऑफ द बेड। देखिए स्विंग ओवर बेड क्या है, बेसिकली लेथ मशीन में चक में जब आप कोई वर्क पीस बांधते हैं तो वर्क पीस किस साइज़ का है उसके साइज़ पे डिपेंड करेगा। अगर वो ज़्यादा साइज़ का होगा तो बेड में टकरा सकता है। तो स्विंग ओवर बेड क्या है, जितना जो साइज़, जिस पर्टिकुलर साइज़ का मटेरियल, जिस पर्टिकुलर साइज़ का वर्क पीस आप लेथ मशीन के ऊपर में बांध सके और जो आसानी से घूम सके, बेड में ना टकराए, वही स्विंग ओवर बेड है। तो बेसिकली स्विंग ओवर बेड इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेथ एक्सिस टू द टॉप ऑफ बेड। तो इसका सही आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंटर? आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है इस सेंटर का नाम क्या है। बेसिकली सेंटर है, किस टाइप का सेंटर है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं फीमेल सेंटर, ऑर्डिनरी सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर या सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये डी है, सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? इस टूल के बारे में बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये एक बेसिकली टूल है, ये पर्टिकुलर टूल है जो ऐसी ग्रूविंग कर रहा है, ऐसा ग्रूविंग कर रहा है। आपको इसका टूल का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बोरिंग टूल, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नर बोरिंग टूल, तीसरा ऑप्शन है इंटरनल रिसेसिंग टूल, चौथा ऑप्शन है इंटरनल थ्रेडिंग टूल। वैसे तो फिगर देख करके ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो है, ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है, जो ये जो है जॉब है, ये जॉब है और इस जॉब में ये होल किया हुआ है, यानी ड्रिल किया हुआ है। ठीक है, अब इस ड्रिल में आप देखिए, इस ड्रिल में क्या है, इंटरनली कट करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनली यहाँ पर एक जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, पार्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेसिकली इस काम को रिसेसिंग कहते हैं। तो ये इंटरनल रिसेसिंग टूल है, अर्थात इसका आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स? आपके सामने एक टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इस कटिंग टूल में एक्स मार्क दिया हुआ है, आपको इसका एक्स का नाम बताना है। ये एक्स क्या है? ये टूल ज्योमेट्री आपका चैप्टर है आपके ग्रेड में, टूल ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल चिप फ्लो, चिप के प्रवाह को नियंत्रित करना, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल टूल ज्योमेट्री, औजार ज्यामिति को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंट द रबिंग ऑफ टूल, औजार को रगड़ से बचाना, चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट द टूल फ्रॉम जैमिंग। बेसिकली ये जो एक्स मार्क है ना, इसका काम क्या होता है, इस एंगल का काम क्या होता है, इस एंगल की वजह से या इस एंगल की मदद से टूल को रगड़ने से बचाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, बाय द थ्रेड चेजर इज़ यूज्ड टू फॉर्म थ्रेड्स? थ्रेड चेजर को थ्रेड बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फॉर इजी थ्रेड कटिंग, दूसरा ऑप्शन है टू गेट प्रॉपर क्रेस्ट, फ्लैट, रूट रेडियस एंड प्रोफाइल, तीसरा ऑप्शन है टू टाइम सेव और चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस लेवल। देखिए इसके सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। ए कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही आंसर है टू गेट प्रॉपर क्रेस्ट, फ्लैट, रूट, रेडियस एंड प्रोफाइल। तो सही आंसर बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? इस फिगर में जो एक्स मार्क दिया हुआ है, इस एक्स मार्क को आपको बताना है कि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं लाइव सेंटर, कैश प्लेट, लेथ कैरियर, ड्राइविंग प्लेट। एक बार फिर से हम देखते हैं फिगर, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है,
इसका ये फिगर आप सॉरी यहाँ पर फिगर में आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है, ये पर्टिकुलर पार्ट का नाम क्या है। तो ये बेसिकली कैरियर है, लेथ कैरियर इसे बोलते हैं। तो ये सी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने फिर से टूल आ चुका है। ये टूल एक्चुअली यहाँ पर वियर आउट हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है। तो आपको इस वॉर्न आउट पोर्शन का नाम बताना है। ये जो एक्स पोर्शन दिया हुआ है, वॉर्न आउट पोर्शन है, इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं चिपिंग, दूसरा ऑप्शन है वियर ऑफ क्लियरेंस टाइप ऑफ डिफेक्ट है। हाँ, ये किस टाइप का डिफेक्ट है। तो आपके पहला ऑप्शन है चिपिंग, दूसरा ऑप्शन है वियर ऑफ क्लियरेंस फेस, तीसरा ऑप्शन है क्रेटर वियर, चौथा ऑप्शन है स्टेप। तो ये किस टाइप का डिफेक्ट जो है इसमें क्रिएट हुआ है टूल में। तो इसका सही आंसर है सी, क्रेटर वियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। विच ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी वर्क। लाइट ड्यूटी वर्क के लिए किस टाइप की ड्रिलिंग मशीन यूज़ की जाती है। आपके ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है कॉलम ड्रिलिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो डी, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। विच पार्ट इज पिवोटेड टू द डिस्क ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो डिस्क होती है उस पर पिवोट किया हुआ कौन सा पार्ट होता है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्क, स्टॉक, डायल या ब्लेड। तो आपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखा होगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बेसिकली एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप उसमें आपने देखा होगा तो जो डिस्क होती है जिस पे रीडिंग्स बनी हुई होती हैं, वो डिस्क के ऊपर पिवट किया हुआ कौन सा पोर्शन होता है। तो वो डायल होता है, सी। उसका सही आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। विच गैस इज यूज्ड इन हैलोन एक्सटिंग्विशर। हैलोन एक्सटिंग्विशर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। हैलोन पूछ रहा है। हैलोन टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। हैलोन से अर्थ है हैलोजन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लुब्रिकेशन। यहाँ पर लुब्रिकेशन की पद्धति का नाम आपको बताना है। वैसे तो आप देख करके ही समझ गए होंगे, ये ग्रीस कप की तरह दिख रहा है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑयल कप, विक फीड, स्प्लैश लुब्रिकेशन और चौथा ऑप्शन है मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। जैसा मैंने आपको फिगर देख करके बताया, ये मैंने ग्रीस कप बोला क्योंकि ग्रीस कप भी इसी तरह का होता है। ये ऑयल कप है, बेसिकली ये कप ही है। ऑयल अगर यूज़ हो रहा है तो वो ऑयल कप है, अगर ग्रीस यूज़ हो रहा है तो ग्रीस कप है। तो इसका सही आंसर ए है, ऑयल कप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। ये यहाँ पर आपसे टेपर एंगल बाय कंपाउंड स्लाइड, टेपर एंगल बाय कंपाउंड स्लाइड का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपने रटा हुआ है। फॉर्मूला जनरली सभी फार्मूला रट लेते हैं, तो ऑप्शन देख करके ही आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, 10 α/2 = TPF/24। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ एन एक्चुअल डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन क्या है, वास्तविक विचलन किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं साइज़ एंड बेसिक साइज़, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज़, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज़ और चौथा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन लिमिट्स ऑफ साइज़। एक्चुअल डिविएशन आपको बताना है। तो डिविएशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। डिविएशन जो है साइज़ में अंतर, ठीक है। तो साइज़ में अंतर, अब साइज़ में अंतर कब आएगा, जब उसके लिमिट्स में कुछ अंतर होगा। तो एक्चुअल डिविएशन होता है डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स ऑफ साइज़। तो सही आंसर है लिमिट्स ऑफ साइज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। विच मेथड ऑफ ब्रेजिंग इज कॉमनली यूज टू ब्रेज ऑफ कार्बाइड टिप ऑन अ शैंक। ब्रेजिंग की कौन सी विधि कार्बाइड टिप को शैंक में ब्रेज करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं फर्नेस ब्रेजिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडक्शन ब्रेजिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्क ब्रेजिंग, चौथा ऑप्शन है टॉर्च ब्रेजिंग।
इसका सही आंसर है डी, टॉर्च ब्रेजिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। हाउ कैन मेजर द माइनर डायमीटर ऑफ अ इंटरनल थ्रेड एक्यूरेटली। इंटरनल थ्रेड को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आंतरिक चूड़ी में लघु व्यास शुद्धता को कैसे नापा जा सकता है। आपके ऑप्शन है बाई 3 वायर मेथड, दूसरा ऑप्शन है बाई स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बाई यूजिंग प्लग गेज, चौथा ऑप्शन है बाई यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसीजन रोलर। इसका सही आंसर है डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने एक टूल दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स बताना है। एक्स बेसिकली एंगल है टूल में, आपको इस एंगल का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रेक एंगल, दूसरा ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, तीसरा ऑप्शन है बेवल लेड एंगल, चौथा ऑप्शन है टेपर लीड एंगल। इसका सही आंसर है डी, टेपर लीड एंगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 में आपके सामने एक गैस फ्लेम दी हुई है। आपको इस गैस फ्लेम का नाम बताना है, किस टाइप की गैस फ्लेम है। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है, ये न्यूट्रल टाइप की गैस फ्लेम। ना तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा दिख रही है, ना तो इसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा दिख रही है, तो ये न्यूट्रल टाइप की ही गैस फ्लेम होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस भी देख लीजिए, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम या नेचुरल फ्लेम। तो ये न्यूट्रल फ्लेम है, तो आंसर है इसका सही ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड कटिंग टूल। एंड कटिंग टूल का उपयोग आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मिंग ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है मल्टी पॉइंट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है प्लंज कट ऑपरेशन, चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग ऑपरेशन। एंड कटिंग टूल का यूज़ आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, प्लंज कट ऑपरेशन। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ 1.25 स्टैंड्स फॉर मेट्रिक थ्रेड डेजिग्नेटेड एज M12/1.5। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोल्ट का साइज़ दिया हुआ है M12/1.25, M12/1.25 यानी कि M12 का बोल्ट है, 12 mm का बोल्ट है। तो इसमें आपको बताना है 1.25 का मतलब क्या है। व्हाट इज़ 1.25। आपके ऑप्शंस हैं मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ थ्रेड, चौथा ऑप्शन है पिच ऑफ थ्रेड। तो बिल्कुल क्लियरली आप इसको समझ लीजिए, कहीं कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी किसी बोल्ट का स्क्रू का साइज़ इस तरीके से दिया जाता है कि M12/1.25 या M10/1.25 कुछ भी है, तो जो M के साथ में लिखा हुआ है वो उसका डायामीटर है, उस बोल्ट का साइज़ है, बोल्ट का साइज़ कहलाता है। और साथ ही साथ जो 1.25, 2.25 इस तरह का जो साइज़ दिया हुआ है, तो वो बेसिकली उसकी थ्रेड की पिच दी हुई होती है। तो सही आंसर है इसका पिच ऑफ द थ्रेड। तो ये थे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन, 25 मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं आपके सामने हम लेकर के आए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा देखा है तो आपके काम का भी ज़रूर होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आपने नोट भी कर लिए होंगे। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो यहाँ क्वेश्चन को सबमिट भी कर देते हैं, सबमिट करके रिज़ल्ट भी देख लेते हैं, कुछ अगर गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर सही है, गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। तो चलिए, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हम इस तरह की वीडियोस और लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।